Hello everyone, this is धीरज सूरी and I welcome you all in धीरज सूरी classes। तो बच्चों आज से हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं एक नया कंसेप्ट, एक नया टॉपिक और वो है कंस्ट्रेंड ऑप्टिमाइजेशन। आप कहेंगे सर ऑप्टिमाइजेशन तो पहले से जानते हैं, हम तो पहले से पढ़ते आ रहे हैं, हम स्कूल में ही पढ़ते थे। मैक्सिमा मिनिमा हमने स्कूल के मैथ्स में पढ़ा था, 11th-12th में पढ़ा था, हमने सेमेस्टर 1 में भी पढ़ा था मैक्सिमा मिनिमा, हमने सेमेस्टर 2 में भी पढ़ा था मैक्सिमा मिनिमा। तो ये ऑप्टिमाइजेशन तो मैक्सिमा मिनिमा को ही तो कहते हैं, तो इसमें नया क्या है? देखिए नया क्या है, इसको समझने से पहले एक एग्जांपल देता हूं आपको। आपके हाथ में मैंने एक बॉल दी और आपको खुले मैदान में खड़ा कर दिया, एक ओपन ग्राउंड है, वहां खड़ा कर दिया और कहा बेटा इस बॉल को ऊपर फेंकना है, लगाओ ताकत और दिखाओ कितना ऊपर फेंक सकते हो। आपको लो सर अभी फेंक के दिखाता हूं। आप बॉल लेंगे और फेंक देंगे, बॉल बहुत ऊपर जाएगी, शायद 10 मीटर जाए, 15 मीटर जाए, पता नहीं, सबकी अपनी अपनी कैपेबिलिटीज़ हैं, ऊपर फेंक सकते हैं आप लोग। ये जो सिचुएशन है ये वो है जो अब तक आप पढ़ कर आए, जहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई रोक नहीं है, कोई रुकावट नहीं है। लेकिन अब अगर मैं आपको एक रूम के अंदर खड़ा कर दूं, उस रूम में जिसके ऊपर एक सीलिंग भी है, रूम से सीलिंग होती है, छत होती है, अब आपसे कहा जाए कि इस बॉल को फेंकिए ऊपर, तो आप कितना ऊपर फेंक सकते हैं? आप उतना ही ऊपर फेंक सकते हैं जितना उस रूम की हाइट है, सीलिंग की जहां तक हाइट है वहीं तक फेंक पाएंगे। अब एक कंस्ट्रेंट आ गया, एक रिस्ट्रिक्शन आ गई। इसको थोड़ा सा इकोनॉमिक्स में समझते हैं। देखिए आप मार्केट गए शॉपिंग करने और आप घर से मान लीजिए 20,000 रुपीज़ लेकर गए हैं। आपने अपने पेरेंट्स से बोला जी मुझे शॉपिंग करने जाना है, पैसे दे दो। आपके पेरेंट्स ने आपको 20,000 रुपीज़ दे रही है, जा बेटा कर ले शॉपिंग। आप शॉपिंग करने गए, आपको जीन्स भी पसंद आ रही है, आपको टी शर्ट भी पसंद आ रही है, आपको जैकेट भी पसंद आ रही है, आपको बेल्ट भी पसंद आ रही है, बहुत कुछ और भी पसंद आ रहा है। लेकिन जब आप देखते हैं उनका प्राइस जोड़ने लगते हैं तो समझ में आता है ये प्राइस तो 35,000 40,000 की रेंज में जा रहा है एक्सपेंडिचर, तो बाकी पैसे कहाँ से लाओगे? यूपीआई अवेलेबल नहीं है मान लेते हैं, ठीक है, जो कैश आपके पास है बस वही खर्च कर सकते हो आप। अब ये जो 20,000 है ये एक रिस्ट्रिक्शन है, इससे ज्यादा आप खर्च नहीं कर सकते। तो आप लेना क्या चाहते हो? लेना तो बहुत कुछ चाहते हो, लेकिन आपके पास एक रिस्ट्रिक्शन है कि यू हैव ओनली 20,000 रुपीज। उस 20,000 से ज्यादा पैसे खर्च करने के लिए है ही नहीं। तो उस 20,000 में आपको यह देखना है कि क्या लेने से मुझे ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगा। मैं जीन्स ले लूं तो ज्यादा मिलेगा या टी शर्ट ले लूं तो ज्यादा मिलेगा सेटिस्फेक्शन? क्या आइटम्स, ये तो आप खुद डिसाइड करोगे, ये सब्जेक्टिव बात है। सेटिस्फेक्शन सब्जेक्टिव होता है, किसी को किसी चीज में सेटिस्फेक्शन है, किसी को किसी चीज में सेटिस्फेक्शन है। लेकिन जब तक कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है तो आप कुछ भी ले सकते हैं, कुछ भी लेना चाहते हैं। आपने एक फर्म के मैनेजर से पूछा जी आप क्या करते हैं? जी बिजनेस करते हैं। कितना प्रॉफिट कमाना चाहते हैं? वो कहेगा जी मैं तो धरती पे जितना पैसा सब कमा लेना चाहता हूँ। लेकिन प्रॉफिट वो जब उसकी क्वार्टरली जब रिजल्ट आते हैं पता चलता है उसने मान लीजिए 5,000 करोड़ रुपीस का प्रॉफिट अर्न किया है। तो इतना ही क्यों किया, इससे ज़्यादा अर्न क्यों नहीं कर पाया? क्योंकि उसके पास रिस्ट्रिक्शंस हैं, उसके पास लिमिटेड अमाउंट ऑफ कैपिटल है, उसके पास लिमिटेड रॉ मटेरियल है, उसके पास लिमिटेड लेबर मैन पावर है, उसके पास लिमिटेड स्पेस है, फैक्ट्री जिसको बोलते हैं, उसके पास लिमिटेड प्लांट एंड मशीनरी है। इसको इकोनॉमिक्स में क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं स्केर्सिटी। तो ये जो रिस्ट्रिक्शंस हैं बेसिकली इनकी वजह क्या होती है? इनकी वजह होती है स्केर्सिटी। हम जब रियल लाइफ में जब ऑप्टिमाइजेशन पढ़ते हैं, अब तक जो आपने पढ़ा था सिंगल वेरिएबल ऑप्टिमाइजेशन या मल्टीपल वेरिएबल ऑप्टिमाइजेशन, वहां पे आपने इस बात को नहीं समझा कि आप मैक्सिमाइज करने तो पहुंच गए, लेकिन जब हम इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स की बात करते हैं या रियल लाइफ प्रॉब्लम्स की बात करते हैं, वहां पे स्केर्सिटी हमारे सामने एक सिचुएशन, और वो स्केर्सिटी रिस्ट्रिक्शन लगाती है, उसी के अंदर रहकर हमको ऑप्टिमाइज करना होता है। जैसे मैं एक और एग्जांपल से आपको बात समझाता हूं। देखिए भाई, आप जो है आपने पढ़ा है इंडिफरेंस कर्व मैप क्या होता है। सपोज ये हमारे पास
एक्स एक्सिस में हम कमोडिटी एक्स को रिप्रेजेंट करते हैं, वाई एक्सिस पे कमोडिटी वाई को रिप्रेजेंट करते हैं, और ये हमारी इंडिफरेंस कर्व्स हैं, IC1, IC2, IC3, IC4 एंड सो ऑन सो फोर्थ, I1 से I4 तक है। आपको ये बात पता है कि जितना ज़्यादा हायर IC पे आप जाएंगे उतना ज़्यादा आपका सेटिस्फेक्शन होगा। IC2 पे आपका जो सेटिस्फेक्शन है IC1 से ज़्यादा है, IC3 पे आपका सेटिस्फेक्शन IC2 से ज़्यादा है, IC4 पे आपका सेटिस्फेक्शन IC3 से ज़्यादा है, और हायर IC पे और ज़्यादा है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि सर आप कहाँ रुकेंगे, कौन सा आप सेटिस्फेक्शन लेवल आपको चाहिए, तो आप तो पढ़कर आते हैं ना क्या, नॉन सेटाइटी, नॉन सेट, कभी संतुष्ट नहीं होता इंसान। हर आदमी को अपने से आगे वाला नजर आता है, उसके पास मुझसे ज़्यादा है, उसको उससे भी ज़्यादा चाहिए। लेकिन हमको रुकना कहाँ पड़ता है? अगर आपसे कहा जाए कहाँ रुकना चाहते हो, आप रुकना नहीं चाहते, आप तो IC 1 2 3 4 5 6 चलते जाएंगे आगे। लेकिन एक्चुअली में आप रुकते हैं एक जगह पर। कहाँ रुकते हैं सर? देखिए मैं एक बार वो स्केल लेकर आता हूँ। आज रूलर भैया आपकी भी जरूरत पड़ गई। आप रुकते कहाँ हैं सर? आप रुकते वहाँ हैं जहाँ पे आपका बजट कंस्ट्रेंट है। ये आपकी बजट लाइन ड्रॉ कर लेते हैं हम लोग। सपोज ये बजट लाइन है, तो जहाँ आपकी बजट लाइन आती है वो बताती है कि आपका ऑप्टिमल पॉइंट कहाँ आएगा, कहाँ पे आप रुकेंगे। ठीक है, ये आप इकोनॉमिक्स में पढ़ते हुए आ रहे हैं अब तक, इसमें कोई इफ एंड बट नहीं है, आपने बहुत बार पढ़ा है इस बात को। हमने बजट लाइन ड्रॉ की, हमने कंस्ट्रेंट ड्रॉ किया, जहाँ पे हमारी बजट लाइन टेंजेंट है IC को, IC1 उड़ गई, कोई बात नहीं, वो क्लियर हो गई, दोबारा बनाते हैं। तो ये जो बजट टेंजेंसी आ रही है पॉइंट P पे, ये हमारा ऑप्टिमल पॉइंट है, ऑप्टिमैलिटी रिप्रेजेंट करता है। यानी मैं चाहता तो हूँ IC4 पे जाना, IC5 पे जाना, IC6 पे जाना, 7 पे जाना और आगे जाना, लेकिन मैं रुका कहाँ हुआ हूँ? मैं रुका हुआ हूँ कहाँ पे? IC2 पे। क्यों? क्योंकि मेरे पास उतने ही पैसे हैं। वो सारे पैसे खर्च करके मैं जिस हाईएस्ट लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन पे जा सकता हूँ, वो हाईएस्ट लेवल सेटिस्फेक्शन मुझे IC2 से मिलता है। उससे ज़्यादा ICs जो हैं वो मेरे लिए क्या है? नॉन फीजिबल हैं, मेरी इनकम से ज़्यादा हैं, मेरे पास जितने पैसे हैं उससे ज़्यादा पैसा वो डिमांड करती हैं, उससे ज़्यादा खर्चा करना पड़ेगा वहाँ पहुँचने के लिए, मेरे पास नहीं है। तो मेरा यहाँ पे कंस्ट्रेंट ऑप्टिमाइजेशन, कंस्ट्रेंट, एक रिस्ट्रिक्शन लग गई मेरे पास। इस रिस्ट्रिक्शन में, कंस्ट्रेंट में ऑप्टिमाइजेशन क्या है? पॉइंट P। तो दिस पॉइंट P इज बेसिकली माई कंस्ट्रेंट ऑप्टिमाइजेशन। यही होता है कंसेप्ट कंस्ट्रेंट ऑप्टिमाइजेशन का। स्केल को वापस कर देता हूँ, ठीक है। तो whenever we are talking about an optimization which is under the restriction, which is under the constraint, which is subject to some constraint, then we are talking about constrained optimization. Unconstrained क्या था? जहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं थी, आपके पास एक फंक्शन है, आपको उसको मैक्सिमाइज करना है। जैसे आप ग्राउंड में खड़े हैं, तो एक बच्चा है वो थोड़ा कमज़ोर है, वो बॉल फेंकता है, वो मान लो 20 मीटर ऊपर ही फेंक पाता है। एक बहुत ताकतवर बच्चा है, वो आता है, वो बॉल फेंकता है, वो 40 मीटर तक फेंक देता है ऊपर, ठीक है। तो अब यहाँ पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप जितना आपके पास कैपेसिटी है उतना आप फेंक दो, कोई रोकने वाला नहीं है उस बॉल को, ठीक है। आप ग्रेविटी को लेकर आ जाएंगे, छोड़िए उस बात को, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ एक बात है कि आप कितना ऊपर फेंक सकते हैं, जितना आप फेंक पाएंगे फेंक देंगे, कोई रोकने वाला उस बॉल को है नहीं। लेकिन जब आप किसी रूम के अंदर खड़े हैं, किसी हॉल में खड़े हैं, तो वहां पे एक कंस्ट्रेंट है, एक छत है, एक लिमिटेशन है, उसके बियॉन्ड आप नहीं जा सकते। अगर आपको सोचना है तो सोचने में तो आप सब कुछ खरीद सकते हैं, सोचने में थोड़ी पैसे लगते हैं, इसलिए विंडो शॉपिंग करने लोग जाते हैं, देखने में बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन खरीद के क्या लाभ आते हैं? खरीद के वही लाभ आते हैं जिसके पैसे हमारी जेब में होते हैं, ठीक है। तो कंस्ट्रेंट ऑप्टिमाइजेशन रिप्रेजेंट्स द ऑप्टिमम वैल्यूज ऑफ द फंक्शन which are subject to some given condition, subject to some given constraint. तो हमारे पास यहाँ पे दो चीजें होती हैं, we have two things. एक है हमारे पास यहाँ पे ऑब्जेक्टिव, अब क्योंकि मैथ्स में है तो एक होता है ऑब्जेक्टिव फंक्शन। वन थिंग इज ऑब्जेक्टिव फंक्शन, ये हमारा ऑब्जेक्टिव है जिसको हम लोग अचीव करना चाहते हैं, मैक्सिमाइज भी हो सकता है, मिनिमाइज भी हो सकता है। और एक होता है कंस्ट्रेंट, रिस्ट्रिक्शन। सो वी हैव टू ऑप्टिमाइज द ऑब्जेक्टिव फंक्शन subject to
subject to constraint or constraints. There can be more than one constraints. जैसे मैंने वो एग्जांपल दिया प्रॉफिट वाला, वहाँ पे कैपिटल एक कंस्ट्रेंट है, लेबर की अवेलेबिलिटी एक कंस्ट्रेंट है, रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी एक कंस्ट्रेंट है, फैक्ट्री का स्पेस एक कंस्ट्रेंट है, प्लांट मशीनरी की अवेलेबिलिटी एक कंस्ट्रेंट है. देयर कैन बी एन नंबर ऑफ कंस्ट्रेंट्स, काफ़ी सारे कंस्ट्रेंट्स हो सकते हैं. ठीक है, तो we will face the situations, we will face the question where we will be having more than one constraints, but initially to begin with we are considering those situations where we have one objective function and where we have one constraint. एक हमारे पास ऑब्जेक्टिव फंक्शन है और एक कंस्ट्रेंट है. जैसे अभी मैंने एग्जांपल दिया आपको यूटिलिटी वाला, तो वहां पे एक ही कंस्ट्रेंट है, वो क्या, आपके पास जो मनी इनकम है. आप जो पढ़कर एग्जांपल जो आपने पढ़ा इसमें कंस्ट्रेंट एक ही है, वो क्या है, आपकी मनी इनकम. ये बजट लाइन जो है आपकी, ए बी नाम दे रहे हैं इसको, ए बी. तो ये कंस्ट्रेंट है हमारे पास. तो अभी हम स्टार्टिंग में क्या पढ़ने वाले हैं? टू बिगिन विद वी हैव टू स्टडी टू वेरिएबल्स, वन इक्वालिटी कंस्ट्रेंट. अभी इक्वालिटी पे भी फोकस करूंगा मैं अभी आपको. तो हमारे पास यहां पे एक फंक्शन है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन. ऑब्जेक्टिव फंक्शन, इट इज अ फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स, z इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x y. सो ऑब्जेक्टिव फंक्शन इज अ फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स. सिंगल वेरिएबल की बात नहीं करें, वी आर कंसिडरिंग दो सिचुएशंस वेयर द ऑब्जेक्टिव फंक्शन इज अ फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स. अगेन we will study those situations also where we will be having more than two variables, 3 variables, 4 variables. मगर क्वेश्चन 3 से ज़्यादा का नहीं आता एग्जाम में जनरली. ठीक है, मगर हम पढ़ लेंगे उन केसेस को भी. फिलहाल to begin with we are taking the very simple situation where the objective function is a function of two variables subject to constraints. जब ये constraint है इसको हम लिखते हैं फंक्शन फॉर्म में g x y is less than equal to some constant c. अब एक्चुअली में जो कंस्ट्रेंट है वो लेस देन भी हो सकता है, इक्वल टू भी हो सकता है, लेस देन इक्वल टू भी हो सकता है. द कंस्ट्रेंट कैन बी ऑफ लेस देन टाइप, कंस्ट्रेंट कैन बी ऑफ लेस देन इक्वल टू टाइप, कंस्ट्रेंट कैन बी ऑफ इक्वल टू टाइप. बट अभी मैंने क्या कहा, वी आर स्टडिंग इक्वालिटी कंस्ट्रेंट. What we are studying? Equality constraint. To begin with, just to begin with the easiest possible situation. We are beginning with the easiest possible situation. So that is why initially we are only considering equality constraint. सिर्फ equality की बात कर रहे हैं. ठीक है? So we have taken a situation where there is only one objective function. We have taken a situation where we have only one constraint and that constraint is also equality constraint. Inequality constraint अभी हमने नहीं लिया, आगे पढ़ेंगे उसको भी पढ़ेंगे. ठीक है, अब पहले कंसेप्ट की बात करते हैं. देखिए, जब तक unless we are familiar with the concept there is no point just solving the questions, because when we will face the applied problems, जब applied questions हमारे सामने आएंगे और conceptually हम weak होंगे तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे. एक तो है मैकेनिकल वे, आपको एक फॉर्मूला बता दिया जाए, एक रास्ता बता दिया जाए, स्टेप्स बता दिए जाए, ये पहला स्टेप, ये दूसरा स्टेप, ये तीसरा स्टेप, ये चौथा स्टेप, उससे ज़्यादातर क्वेश्चंस तो सॉल्व हो जाएंगे. लेकिन जो अप्लाइड प्रॉब्लम्स होंगी जहाँ पे थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, वहाँ वो क्वेश्चन हमारे से सॉल्व नहीं हो पाएगा. इसलिए कंसेप्ट को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है. पहले कंसेप्ट की बात करते हैं. देखिए, मैं एक एग्जाम्पल से आपको बात समझाता हूँ. थोड़ा सा मैं ज्योमेट्रिक एग्जाम्पल से बात समझाने की कोशिश करता हूँ. देखो भाई, एक हमारे पास ये कोन है. फॉर एग्जाम्पल, एक कोन आप सब जानते हैं. ठीक है, कोन है. ठीक है, अगर मैं आपसे कहूँ ये कोन ऐसे पड़ा हुआ है सामने आपके, ऐसे पड़ा हुआ है कोन, इस कोन की हाईएस्ट पॉइंट क्या है? व्हाट इज द हाईएस्ट पॉइंट ऑन दिस कोन? आप कहेंगे लो सर, ये क्या बात पूछी आपने, ये मार्क करोगे आप, इसको बोलोगे सर ये जो पॉइंट ए है ना, दिस पॉइंट ए इज द हाईएस्ट पॉइंट ऑन दिस कोन. बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही बताया आपने. लेकिन अब मैं क्वेश्चन चेंज करता हूं. अब मैं कहता हूं देखिए, जो कोन है z इज इक्वल टू एफ एक्स वाई, दिस कोन इज द इक्वेशन ऑफ द कोन इज z इज इक्वल टू एफ एक्स वाई.
आई वॉन्ट टू मैक्सिमाइज द वैल्यू ऑफ z, यानी हाइट को मैं मैक्सिमाइज करना चाहता हूं। अब आप 3D स्पेस को जानते हैं, हम इस तरह से प्रेजेंट करते हैं, x एक्सिस, y एक्सिस, z एक्सिस, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे ये जो हाइट है, हाइट, इस हाइट को मैक्सिमाइज, आप ऐसे देख लीजिए इसको कैसे नजर आएगा, ऐसे नजर आएगा, नजर आ रहा है ऐसे 3D स्पेस। ये जो थंब है ये हाइट को प्रेजेंट कर रहा है, मैं इस हाइट को मैक्सिमाइज करना चाहता हूं। मगर मैं आपसे कहता हूं बेटे इसको मैक्सिमाइज तो करो, मगर सब्जेक्ट टू कंडीशन या सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट दैट g ऑफ xy इज इक्वल टू c। g ऑफ xy शुड बी इक्वल टू c, यानी मुझे x और y की वो वैल्यूज चाहिए जहां पर z मैक्सिमम हो, एंड द values of x and y should satisfy this equation, they should satisfy this equality constraint. So I need to find out those values of x and y which are maximizing the objective z, objective function z, but they should satisfy the constraint. And what is the constraint? The constraint is g of xy is equal to c. फॉर एग्जाम्पल ये जो कंस्ट्रेंट है जी एक्स वाई इक्वल टू सी, इसको मैं ग्राफ पे अगर ड्रॉ करता हूं, फॉर एग्जाम्पल सपोज ऐसे जा रहा है, दिस इज समथिंग लाइक दिस। अब यहां पर क्वेश्चन ये आता है कि मुझे वो पॉइंट्स चाहिए जहां पर, ऐसे पॉइंट्स चाहिए जहां पर z की वैल्यू मैक्सिमम हो, यानी इसकी हाइट की बात कर रहा हूं, मैक्सिमम हो, और वो पॉइंट्स जो हैं जी एक्स वाई इज इक्वल टू सी को सेटिस्फाई करते हो। अब ये पता कैसे लगा सकता हूं, कैसे पता लगाऊं इसको? इसके लिए हम क्या करते हैं, देखिए मैं आपको एक और यहाँ पे डायग्राम बना के दिखाता हूँ, वापस आऊँगा इस पे, अभी वापस आऊँगा। ये मेरे पास सपोज ये कौन है जिस कौन की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। और अगर आप प्लेइंग कार्ड्स जानते हैं ना, प्लेइंग कार्ड्स, ताश खेलते हैं आप लोग, वो एक अगर उसको ऐसे में रख दूँ प्लेइंग कार्ड्स को, तो वो एक प्लेन को रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि वो तो फाइनाइट है, प्लेन तो इनफाइनाइट होता है, मगर जस्ट फॉर द सेक ऑफ रेफरेंस अगर मैं उसको प्रेजेंट करूं और उस प्लेइंग कार्ड से इस कोन को स्लाइस कर दूं, इफ आई स्लाइस दिस कोन फ्रॉम द प्लेइंग कार्ड, उसे अगर इसको काट दिया जाए, ये एक प्लेइंग कार्ड है सपोज मेरे पास, और मैं इससे इस कोन को अगर स्लाइस कर देता हूं, तो जहां पे ये प्लेइंग कार्ड इस कोन को काटेगा, वो इस कोन के साथ एक सर्कुलर कर्व बनाएगा, और उसको बोलते हैं क्या, हम उसको बोलते हैं लेवल कर्व। मैं अलग अलग जगह से स्लाइस करूंगा तो अलग अलग लेवल कर्व्स मेरे पास बनेंगी, आई विल बी हैविंग डिफरेंट लेवल कर्व्स, वो हाइट को रिप्रेजेंट करेंगे। नीचे आपने पढ़ा है लेवल कर्व का कंसेप्ट, आप पढ़कर आए, जब आपने क्या कर पार्शियल डेरिवेटिव्स पढ़ना स्टार्ट किया था, तब आपने पढ़ा था वहाँ पे लेवल कर्व्स। तो मैं अगर डिफरेंट लेवल्स पे स्लाइस करूंगा, नीचे स्लाइस करूंगा, एक और मेरे पास एक लेवल कर्व आएगी, नीचे अगर स्लाइस करूंगा तो आई विल हैविंग वन मोर लेवल कर्व, ऊपर करूंगा एक और लेवल कर्व आएगी। ये 3D फिगर है बेसिकली, मैं 2D में दिखा रहा हूँ। तो बेसिकली कार्ड, अगर ऊपर का हिस्सा जो कोन का है, जो ये ऊपर का रीजन है कोन का, अगर मैं इसको स्लाइस करके हटा दूँ, इसको अगर मैं यहाँ से हटा दूँ, ये हटा दिया अगर मैंने, तो बचा हुआ कोन मुझे कैसा नजर आएगा? बचा हुआ कोन मुझे कुछ ऐसा सा नजर आएगा जी। तो रिमाइंडर ऑफ द कोन है, मुझे वो ऐसा कुछ नजर आएगा। ये मेरा कोन बच गया, बाकी हिस्सा मैंने क्या किया, स्लाइस करके काट दिया। अब मैं अपनी वो कर्व लेकर आता हूं, जो कर्व थी मेरे पास, क्या कर्व थी, जी एक्स वाई इज इक्वल टू सी, ये कर्व थी मेरे पास, इसको वापस लेकर आता हूं यहाँ पे, ठीक है। ये कर्व वापस लेकर आया, ये मैंने उस लेवल पे स्लाइस किया है, उस लेवल पे स्लाइस किया है जहां पे ये जो प्लेन है ना, ये प्लेन, ये जो प्लेइंग कार्ड था, ये प्लेइंग कार्ड, ये प्लेन इस कर्व जी एक्स वाई इज इक्वल टू सी को जस्ट टच कर रहा है। जैसे देखो ये मेरी कर्व है, दिस इज द कर्व, और ये जो कर्व ग्रीन बनाई है कर्व, इसका ये हाईएस्ट पॉइंट यहाँ पे आ रहा है। सो आई हैव, और ये कोन के अंदर है, नीचे कोन है, कोन के अंदर है, एंड आई हैव टेकन द कार्ड सच दैट इट इज जस्ट टचिंग, इट इज जस्ट टचिंग द कर्व जी एक्स वाई इज इक्वल टू सी एट द हाईएस्ट पॉइंट, इस पॉइंट पे टच कर रहा है, ठीक है। तो इस तरह से मैंने स्लाइस किया है कि ये जो कार्ड है, इट इज जस्ट टचिंग द गिवन कर्व एट द हाईएस्ट पॉइंट, क्योंकि मैं हाइट पे यहां पर ऊपर से ऊपर जाना चाह रहा हूं, और अगर नीचे रहूंगा तो इस कर्व को भी स्लाइस कर दूंगा,
मैं इस ऐसे पॉइंट पे जाना चाहता हूं जहां पे इस कर्व को सिर्फ एक ही जगह में टच करूं, वो पॉइंट क्या है, टेंजेंसी पॉइंट है। तो ये वो पॉइंट है बी पॉइंट जहां पे आई एम गेटिंग द हाईएस्ट वैल्यू ऑफ द फंक्शन z is equal to fxy along with the condition that the x and y are lying on this curve gxy is equal to c। क्लियर बात आपको, राइट? तो व्हाट आई हैव डन इज, मैंने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे मैंने इस तरह से स्लाइस किया इसको, आई हैव स्लाइस्ड द कोन इन सच अ वे दैट, ठीक है, टेढ़ा हो गया, इन सच अ वे दैट द लेवल कर्व इज जस्ट टेंजेंशियल, ये लेवल कर्व सिर्फ टेंजेंशियल है, ठीक है, ये टेंजेंशियल है, यहाँ पे टेंजेंसी आ रही है, और टेंजेंसी कहाँ पे आ रही है, टू दिस कर्व जी एक्स वाई इज इक्वल टू सी। फिर से देख लो, ये मेरी वो जी एक्स वाई सी कर्व है, और मैंने जो कार्ड लिया है, जो लेवल कर्व ली है, जो आप कह लीजिए प्लेन लिया है, वो इस तरह से लिया है कि वो स्लाइस कर रहा है मेरे कोन को, और इस कर्व को जस्ट टच कर रहा है, इस हाईएस्ट पॉइंट पे इट इज जस्ट टचिंग। तो यानी यहाँ पे टेंजेंसी कंडीशन है। सो वी कैन गेट द ऑप्टिमम वैल्यू, we can get the optimum value where we can get the optimum value at such point where this level curve is tangential to the given constraint, ठीक है। तो optimum value can be obtained at such point where the level curve is tangential to the given constraint। and how do you get the level curve? एक particular height को हम बोलते हैं क्या, level curve। so f of xy is equal to k represents the level curve। so the point where fxy is equal to k, the level curve, the point where, ऐसे कह लीजिए, the point where the level curve fxy is equal to k is tangential to the constraint gxy is equal to c gives the optimum value, ठीक है। ये ऑप्टिमम पॉइंट आपको प्रेजेंट करता है। ये ऑप्टिमम पॉइंट वो है जहां पर हमको x और y दोनों बातें दे रहा है, जहां पे x और y gxy इज इक्वल टू c कंस्ट्रेंट को भी सेटिस्फाई कर रहा है। ये ऑप्टिमम पॉइंट वो है जहां पर हमारा जो वैल्यू है fxy की वो भी हमें मैक्सिमम मिल रही है इस कंस्ट्रेंट के होते हुए। अदरवाइज तो हम और ऊपर जा सकते थे, अदरवाइज हम पॉइंट बी पे रुक रहे हैं अभी, लेकिन अगर ये कंस्ट्रेंट नहीं होता तो हम तो ए तक चले जाते, मगर अभी ए तक नहीं जा सकते क्योंकि इस कंस्ट्रेंट को हमें सेटिस्फाई कराना है, इसको रिस्पेक्ट करना, ठीक है। क्लियर है बात, ये बात लिख लिया आपने। सो द लेवल कर्व एफ एक्स वाई इज इक्वल टू के, द पॉइंट ऑफ टेंजेंसी, सॉरी द पॉइंट ऑफ टेंजेंसी ऑफ द लेवल कर्व एफ एक्स वाई इज इक्वल टू के with the constraint gxy is equal to c gives the optimum values of x and y। और ये आपने ऊपर भी पढ़ा था कि जहाँ मैंने एग्जांपल दिया वहाँ पे भी आपने पढ़ा कि टेंजेंसी होती है, जहाँ पे ये आई सी टेंजेंट थी बजट लाइन को, वो आपको ऑप्टिमम वैल्यू देती है। सो व्हेन आई से दैट द लेवल कर्व एफ एक्स वाई इज इक्वल टू सी इज टेंजेंट टू जी एक्स वाई इज इक्वल टू सी, देन हाउ डू आई कंपेयर दीज थिंग्स मैथमेटिकली, इनको कंपेयर कैसे करते हैं? इसकी अगली लाइन ये है कि व्हेन वी से दैट द लेवल कर्व इज टेंजेंट टू द कंस्ट्रेंट, इट मीन्स दैट फॉर ऑप्टिमैलिटी slope of the level curve, कौन सी लेवल कर्व, f of x y is equal to k is equal to slope of the constraint g of x y is equal to c। जहां पे इन दोनों का स्लोप इक्वल होगा वहां पे हमारे पास क्या आएगी, टेंजेंसी आएगी। अब देखो सर, कुछ बातें हम पहले से पढ़कर आ रखे हैं, इसलिए उसको हमें रिकॉल करना पड़ेगा। अगर आप भूल गए हैं तो फिर आपको बताना होगा, उसका लेक्चर आपको बताएंगे, लाइव क्लास में समझाएंगे। हमने एक पढ़ी थी इम्प्लिसिट फंक्शन थ्योरम, अगर आपको याद हो तो, इम्प्लिसिट फंक्शन थ्योरम, दैट इफ वी हैव f of xy is equal to k, then it means that dy by dx क्या था, f dash x upon एफ डैश, मैं एब्सोल्यूट में लेके चल रहा हूँ, टेकिंग इन एब्सोल्यूट, नेगेटिव साइन को छोड़ के, माइनस है वैसे वहाँ पे, मगर हमें एब्सोल्यूट चाहिए। कैसे निकालते थे, मैं निकाल भी देता हूँ, चलो फिर के बच्चे कहेंगे सर याद नहीं आ रहा, ये इक्वेशन तो याद आ रही है शायद, लेकिन आया कैसे था। ये इम्प्लिसिट फंक्शन थ्योरम हमको यूज़ करनी है सर, यहाँ पे उसको वेरीफाई नहीं करना, उसको प्रूव नहीं करना,
मैं बस आपके रेफरेंस के लिए बता रहा हूं कि अगर आप भूल गए हैं बाई चांस तो कैसे करते थे। देखो, वी हैव f of x y is equal to k. So taking total differential of f of x y is equal to differential of k. डिफरेंशियल याद है आपको, dz क्या था, अगर आपको पता हो, याद हो, अगर z ऑफ एफ एक्स वाई आपने पढ़ा था, डिफरेंशियल dz क्या था, इट वॉज डेल z बाई डेल एक्स एफ डैश एक्स इंटू डी एक्स प्लस एफ डैश वाई इंटू डी वाई, अगर आपको याद हो। ठीक है, वही यहाँ पे करने वाले हैं। डी एफ एक्स वाई क्या होगा, एफ डैश एक्स इंटू डी एक्स प्लस एफ डैश वाई इंटू डी वाई, और के, क्योंकि के कांस्टेंट है, के लेवल ऑफ हाइट को प्रेजेंट करता है, कि कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशियल क्या होता है, जीरो, जीरो। यानी दिस मीन्स एफ डैश वाई डी वाई इज माइनस एफ डैश एक्स डी एक्स, or I can say that dy by dx is minus f dash x upon f dash y. So this is something which we are going to use here, जो हमको यूज़ करने वाले हैं। मैंने बस इसको एक बार वापस से वेरीफाई कर दिया, ये सिर्फ आपके रेफरेंस के लिए था। मैं वापस अपने टॉपिक पे आता हूँ। टॉपिक क्या था, we will get the optimum point such that the slope of the level curve fxy is equal to k is equal to the slope of the constraint gxy is equal to c. So what does it mean? Slope of f is equal to slope of g. अब f का स्लोप क्या होगा, dy by dx of f, वो क्या होगा, माइनस f डैश x अपॉन f डैश y, और स्लोप ऑफ g क्या है, माइनस, सेम इसी लॉजिक से, माइनस g डैश x अपॉन g डैश y। और आप ये जानते हैं f डैश x, f डैश y, दे आर बेसिकली फंक्शंस ऑफ x एंड y। माइनस साइन कैंसिल कर दूंगा तो आई विल हैव द कंडीशन दैट एफ डैश एक्स अपॉन एफ डैश वाई इज इक्वल टू जी डैश एक्स अपॉन जी डैश वाई। ये एक बहुत ही प्रिमिटिव, बहुत बेसिक सा एक रूल है जो हम लोग यूज़ करेंगे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। हम कंस्ट्रेंट ऑप्टिमाइजेशन के क्वेश्चंस को एग्जाम में इस तरह से सॉल्व नहीं करेंगे, मैं आपको पहले बता रहा था। ये बस एक स्टार्टिंग पॉइंट है, जस्ट टू बिगिनिंग, आपका पहला स्टेप है कि आप इस टॉपिक को पढ़ने के लिए जो पहला कदम रख रहे हैं उसमें आप इसको यूज़ कर रहे हैं। सिर्फ हम आगे पढ़ेंगे लेग्रांज मल्टीप्लायर, लेग्रांज मल्टीप्लायर मेथड हम लोग यूज़ करने वाले हैं। वो कैसे होगा वो आगे पढ़ेंगे हम लोग, उसका भी उसकी बारी आएगी। फिलहाल के लिए when we have to find the constraint optimization, the condition is that f dash x upon f dash y should be equal to g dash x upon g dash y. इसको हम अभी तो मैंने आपको इंट्यूटिवली डायग्राम से प्रूव करके बताया, इसको हम एल्जेब्रिकली भी प्रूव कर सकते हैं। कैसे, देखो देखो, what is the objective function? Objective function is optimize z is equal to f of x y subject to constraint. Constraint क्या है, g of x y is c. So अब देखिए z of x y को आपको ऑप्टिमाइज करना है, तो what is the first order condition? मेरे पास है z of f x y. What is dz by dx? ये होगा f डैश x प्लस f डैश y इंटू डी वाई बाई डी एक्स। सिंपल चेन रूल लगाया मैंने यहाँ पे, f डैश x प्लस f डैश y इंटू डी वाई बाई डी एक्स, और मुझे इसको पुट करना पड़ेगा जीरो के इक्वल। डी वाई बाई डी एक्स कहाँ से आएगा, मुझे इसके लिए इक्वेशन चाहिए, आई हैव दिस इक्वेशन। तो यहाँ से मुझे मिलेगा डी वाई बाई डी एक्स, क्या होगा जी डी वाई बाई डी एक्स, इट इज इक्वल टू माइनस जी डैश एक्स अपॉन जी डैश वाई। ये मैंने आपको बताया अभी इम्प्लिसिट फंक्शन थ्योरम। So what is the first order condition यहाँ पे, what is the first order condition for optimization? That dz by dx equal to 0. This means that f dash x plus f dash y into dy by dx is equal to 0, which means dy by dx is minus of f dash x upon f dash y, और यहाँ से क्या मिला, dy by dx is minus g dash x upon g dash y. This is number 1, this is number 2. ये कहाँ से आया था, ये आया हमारे पास using implicit function theorem। मैंने आपको भी प्रूफ भी करके बताया कैसे होता है वो। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 वी शुड हैव माइनस एफ डैश एक्स अपॉन एफ डैश वाई इज इक्वल टू माइनस जी डैश एक्स अपॉन जी डैश वाई, और आई कैन से दैट एफ डैश एक्स अपॉन एफ डैश वाई इज इक्वल टू जी डैश एक्स अपॉन जी डैश वाई। तो ये
कंडीशन है हम लोग जब ऑप्टिमैलिटी फाइंड करने की कोशिश करेंगे तो। मगर जैसे मैंने आपको कहा कि ये एक बहुत ही प्रिमिटिव सिचुएशन है, एक बहुत प्रिमिटिव स्टेज है जहाँ पे हम क्वेश्चन को इस तरह से सॉल्व कर रहे हैं। हम लेग्रांज मल्टीप्लायर मेथड यूज़ करने वाले हैं। मगर अभी आज की क्लास और बहुत बेसिक क्लास है, अभी हम बहुत बेसिकली कंसेप्चुअली हमने समझा कि क्या होता है ऑप्टिमैलिटी, कंस्ट्रेंट ऑप्टिमाइजेशन का मतलब क्या होता है, उसको अचीव कैसे किया जाता है। मैंने उसको डायग्रामेटिकली बताया आपको, मैंने उसको अभी आपको बताया ये मैथमेटिकली। कोई भी आप कर्व देख सकते हैं, कोई भी 3 डायमेंशनल फिगर लेकर और एक कंस्ट्रेंट लेकर आप सिचुएशन को एनालाइज कर सकते हैं। हर जगह जहाँ पे आप एक लेवल कर्व ड्रॉ करेंगे, वो लेवल कर्व जब कंस्ट्रेंट को टेंजेंट आएगी वही आपको ऑप्टिमैलिटी देगा। टेंजेंट मतलब द स्लोप ऑफ लेवल कर्व इज इक्वल टू द स्लोप ऑफ कंस्ट्रेंट। यहाँ पे जहाँ पे भी ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगी वो आपको ऑप्टिमैलिटी कंडीशन देगा। क्लियर है बात। अब हमारे पास आपकी जो रीडिंग है सिड सिटर एंड हैमंड, इसमें से अगर देख लें, कई बुक से भी पढ़ सकते हैं कि देखिए इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कौन सी बुक से पढ़ रहे हैं, कंसेप्ट तो बदलने वाला नहीं है, मैथ्स तो बदलने वाला नहीं है। ठीक है, बच्चे अक्सर मुझसे पूछते हैं कि सर मैं कॉलेज लाइब्रेरी से वो बुक ले आया हूँ XYZ नाम से, अब उससे क्या करूँ, उससे पढ़ लूँ क्या? सर आप पढ़ सकते हैं ना, जब तक कि वो प्रॉब्लम्स आपके लिए रेलेवेंट हैं, वो क्वेश्चंस आपके लिए रेलेवेंट है, आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, मगर ज़्यादातर बच्चे क्योंकि सिटर फॉलो कर रहे होते हैं, मैं उसका एग्जांपल दिखाता हूँ। उसमें एक एग्जांपल 18.1 कह रहा है फाइंड द ओनली पॉसिबल सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम, मैक्सिमाइज x इंटू वाई, सब्जेक्ट टू कंडीशन है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू m। देखो थोड़ी देर के लिए ना मैं इसको भूल जाता हूँ, इसको भूल जाओ, थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, कंस्ट्रेंट को भूल जाओ, नहीं है कंस्ट्रेंट मेरे पास। ठीक है, मेरे पास सिर्फ ये है ऑब्जेक्टिव फंक्शन, आई हैव ओनली द ऑब्जेक्टिव फंक्शन मैक्सिमाइज x इंटू वाई। अब सोचो कि आप x और y की ऐसी वैल्यूज जानना चाहते हो जो x इंटू वाई को ऑप्टिमाइज कर दे। बताओ x और y की ऐसी वैल्यूज बताइए जो x इंटू वाई को ऑप्टिमाइज कर दे। आप कहेंगे सर x ले लो 10, y ले लो 10, 100 हो गया। मैंने कहा बहुत बढ़िया, मैं x को 20, y को 20 लेता हूँ 400 हो जाएगा, 30 लेता हूँ 900 हो जाएगा, 50 लेता हूँ 2500 हो जाएगा। इस तरह से मैं कितना भी आगे ले जा सकता हूँ और मैं कभी ऑप्टिमैलिटी पे पहुंचूंगा ही नहीं। हर एक हायर वैल्यू से और आगे हायर वैल्यू अवेलेबल है। तो अगर मैं इसको अनकंस्ट्रेंट सिचुएशन में ऑप्टिमाइज करने की कोशिश करता हूं, मेरे पास कभी कोई आंसर नहीं आएगा। क्यों? जैसे मैंने डायग्राम में बताया था आपको, ये डायग्राम जो था यहां पर, ये वाला, यहां पे अगर आपसे कहा जाए कि आप कौन सी आईसी पे रुकना चाहेंगे, i4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, आप तो आगे जाते ही जाएंगे, कहीं नहीं रुकेंगे। हर हायर आईसी से आगे हायर आईसी आपको, जहां पहुंचेंगे वहां से और आगे आईसी नजर आएगी, फिर वहां से और आगे नजर आएगी, फिर वहां से और आगे नजर आएगी, कहीं रुकना नहीं चाहेंगे। तो दिस प्रॉब्लम इफ इट इज इन अनकंस्ट्रेंट सिचुएशन, इट डज नॉट हैव एनी ऑप्टिमाइज्ड वैल्यू, वी कैन नॉट हैव द ऑप्टिमाइज्ड वैल्यूज ऑफ x एंड y। लेकिन अब यहाँ पे इकोनॉमिक्स काम आती है। इकोनॉमिक्स क्या कहती है, देखो सर वी हैव स्केयर रिसोर्सेज की स्केयरसिटी है, अनलिमिटेड रिसोर्सेज हमारे पास नहीं है। हमारे पास एक कमोडिटी है x, उस कमोडिटी x का प्राइस है 2 रुपए, तो हम x पे कितना पैसा खर्च करने वाले हैं, 2 इंटू एक्स। एक कमोडिटी है y, उसका प्राइस है 1 रुपया, और हम y पे कितना पैसा खर्च करने वाले हैं, 1 इंटू वाई, और इनको मिला के टोटल पैसा कितना खर्च होगा, वो खर्च होगा एक्सपेंस ऑन x 2x प्लस एक्सपेंस ऑन y यानी 2x प्लस y। दिस टोटल एक्सपेंडिचर शुड बी इक्वल टू टोटल मनी विच वी हैव, जो पैसा हमारे पास है उसके इक्वल होना चाहिए। ये कंस्टेंट इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, बड़ी नेचुरल सी बात है। आप बाजार में शॉपिंग करने गए हैं तो जो पैसा गुड 1 पे और गुड 2 पे खर्च करेंगे, उस एक्सपेंडिचर का जो सम है वो आपकी मनी इनकम के बराबर होना चाहिए। ठीक है, आपको ये बोलेगा सर मैं कुछ बचा के भी ले आऊँगा, हम यहाँ मान के चल रहे हैं जो पैसा हमारे पास अवेलेबल है वो हम खर्च करने वाले हैं। इस मैंने क्या कहा अभी आपको, हम इक्वेलिटी कंस्टेंट की बात कर रहे हैं, मैंने स्टार्टिंग में बोल दिया। इनइक्वालिटी कंस्टेंट पॉसिबल है लेकिन वो आएगा, पढ़ेंगे, आगे आएगा। अगर 2x प्लस वाई लेस देन m होता तो क्या होता, तो प्रोसेस बदल जाती, क्या होती वो आगे आएगा, पढ़ेंगे। फिलहाल हमारी ये अजम्पशन है, हम इस नोशन पे चल रहे हैं कि जो पैसा हमारे पास है वो हम खर्च कर डालने वाले हैं, सारा का सारा, कुछ बचाने वाले नहीं है। तो अब मेरे पास यहाँ पर ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या है, f(x,y), वो है x इंटू वाई, तो यानी f डैश x क्या होगा,
एफ डैश एक्स होगा y और एफ डैश वाई क्या होगा, एफ डैश वाई होगा x। कंस्ट्रेंट क्या है, कंस्ट्रेंट है g ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 2x प्लस वाई इज इक्वल टू m। तो यहाँ पे व्हाट इज g डैश x, g डैश x इज 2 एंड g डैश y इज 1। तो व्हाट इज द कंडीशन फॉर ऑप्टिमैलिटी, फॉर ऑप्टिमैलिटी the condition is f dash x upon f dash y should be equal to g dash x upon g dash y, यानी कि y by x is equal to 2 और I can say that y is equal to 2x। अब ये तो दो वेरिएबल्स में एक इक्वेशन आ गई। अब सॉल्व कैसे करेंगे, वैल्यूज कैसे निकालेंगे? इसके लिए हम क्या करते हैं, एक तो हमारा जो कंस्ट्रेंट है उसको यूज करते हैं, इसको बोलते हैं हम कंस्ट्रेंट को इक्वेशन नंबर 1। और ये जो हमारे पास आया एफ डैश एक्स एफ डैश वाई को इक्वल करके इसको बोलते हैं इक्वेशन नंबर 2। हमेशा ऐसा होगा, ऑलवेज ऑलवेज ऐसा होगा। मैं फिर एक केविएट यहाँ पे बोल रहा हूँ कि हम एग्जाम में ये मेथड यूज नहीं करने वाले हैं, हम एग्जाम में लैग्रांज मल्टीप्लायर यूज करेंगे। वो क्या है, कैसे करते हैं, वो आगे आएगा। लेकिन फिलहाल क्योंकि अभी हम पढ़े एक प्रिमिटिव मेथड रहे हैं तो प्रिमिटिव वे से क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। तो हम जब एफ डैश एक्स अपन एफ डैश वाई इज इक्वल टू जी डैश एक्स अपन जी डैश वाई जब इक्वेट करेंगे तो हमारे पास एक इक्वेशन आएगी एक्स और वाई में, और इसको हम कंपेयर करेंगे उस गिवन कंस्ट्रेंट से जी एक्स वाई इज इक्वल टू सी से। उन दोनों को इक्वेशन से सॉल्व करके हमारे पास आएगा एक्स और वाई का वैल्यू। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 क्या थी, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू m। 2x प्लस वाई की जगह y की वैल्यू 2x, 2x प्लस 2x इज इक्वल टू m। सो x आ गया क्या, m/4 और y क्या है 2x यानी m/2। सो ऑप्टिमम वैल्यूज ऑफ x एंड y आर m/4 एंड m/2 respectively। नाउ these two values are satisfying the given constraint। ये वैल्यूज सेटिस्फाई करती है गिवन कंस्ट्रेंट को, इसको सेटिस्फाई करती हैं। एंड एट दीज वैल्यूज द ऑब्जेक्टिव फंक्शन द यूटिलिटी फंक्शन इज मैक्सिमम। अब आपको एक्स और वाई की कोई भी वैल्यूज आप ले लो, इसके अलावा कोई भी जो आपको मन करे वो ले लो। ऐसी और कोई वैल्यूज एग्जिस्ट नहीं करती हैं जो इस कंस्ट्रेंट को भी सेटिस्फाई करती हों, और जहां पर इससे जहां जो यहाँ पे आ रहा है, यू क्या आ रहा है आपके पास m/4 इंटू m/2 यानी m²/8। तो m²/8 से ज्यादा वैल्यू आपको नहीं मिलने वाली। एक्स और वाई की कुछ भी वैल्यू ले लो, आप जो आप चाहो वो ले लो। ऐसा आपको करना है कि जो इस कंस्ट्रेंट को सेटिस्फाई करे, और उससे जब आप एक्स वाई लेकर या ऑब्जेक्टिव की वैल्यू निकालेंगे तो m²/8 से ज़्यादा वैल्यू आपके पास नहीं आ सकती। हाईएस्ट वैल्यू इस कंस्ट्रेंट पे यही है, और ये कहाँ आ रही है, वेयर x इज m/4 एंड y इज m/2। कैसे निकाला हमने, प्रोसेस देखिए, ठीक है। यहाँ पे थोड़ी सी इकोनॉमिक्स में आपके साथ और डिस्कस करना चाहता हूँ, उसमें एक और क्वेश्चन लेता हूँ यहाँ पे थोड़ा सा एक इकोनॉमिक नोशन जो है थोड़ा सा क्लियर करना चाहूँगा आपको, ठीक है। ये माइक्रो इकोनॉमिक्स में बड़े काम आने वाला है आपका, माइक्रो इकोनॉमिक्स में, और आगे जब आप जाएंगे ग्रोथ इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे, सोलो मॉडल वगैरह पढ़ेंगे, वहाँ भी ये काम आएगा, ठीक है। तो फिलहाल प्रोडक्शन में भी काम आएगा ऑब्वियसली। एक देखिए इसमें एक और मुझे क्वेश्चन नजर आ रहा है एग्जाम्पल 18.2, वो इस नोशन को क्लियर करेगा। ये क्वेश्चन है मैक्सिमाइज u या f इज इक्वल टू एफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स पावर एल्फा इंटू वाई पावर बीटा, इसको मैक्सिमाइज करना है। और यहाँ नीचे लिखते हैं हम लोग x कॉमा वाई, ये x कॉमा वाई मेरे चॉइस वेरिएबल्स हैं। आई हैव टू ऑप्टिमाइज द फंक्शन एफ एक्स वाई बाय चूजिंग वैल्यूज ऑफ x एंड y। x और y मुझे चूज करना है, यानी मुझे इस फंक्शन को एफ एक्स वाई को x और y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, ठीक है। जो नीचे लिखे होते हैं यहाँ पे ये चॉइस वेरिएबल्स होते हैं मेरे पास। सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट या सब्जेक्ट टू कंडीशन, कंडीशन क्या दे रखी है यहाँ पे, px प्लस वाई इज इक्वल टू m। फिर से कोई बजट कंस्ट्रेंट है ये भाई। हमारे पास क्या होता है यूनिटी फंक्शन, u इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई सब्जेक्ट टू कंडीशन दैट p1 इंटू एक्स प्लस p2 इंटू वाई इज इक्वल टू m। ये p1 इंटू एक्स प्लस p2 इंटू वाई, इसको बोलते हैं क्या, हम इसको बोलते हैं बजट लाइन। और ये हमारा क्या है, यूनिटी फंक्शन, ठीक है, जो हमने पहले स्टार्टिंग में भी देखा था। तो अब इसको जब आप ऑप्टिमाइज करेंगे तो क्या होगा, पहला आपका स्टेप ये, यू हैव टू फाइंड एफ डैश एक्स आएगा एल्फा एक्स पावर एल्फा माइनस 1 वाई बीटा, एफ डैश वाई होगा बीटा एक्स पावर एल्फा वाई पावर बीटा माइनस 1।
and what is the constraint? G of xy is px plus y is equal to m. So g dash x is p and g dash y is 1. So for optimality, what do we do? For optimality, we equate f dash x upon f dash y with g dash x upon g dash y. And what do we get from this? We get alpha x power alpha minus 1 into y power beta upon beta x power alpha y power beta minus 1 is equal to p by 1. Now clearly, if you look carefully, we have x power alpha minus 1 in the numerator, we have x power alpha in the denominator. Higher power is in the denominator. So x power alpha minus 1 will go in the denominator. The powers will get subtracted and we will be left with only x power 1. सिर्फ x power 1 बच जाएगा हमारे पास. Similarly, we have y power beta in the numerator, we have y power beta minus 1 in the denominator. This denominator value will go in the numerator and it will take the negative sign, so we will have y power beta minus beta plus 1, so only y power 1 will be left. So eventually we will be having alpha by beta. In the numerator we will be having y and in the denominator we will be having x, and this should be equal to p by 1. Again we try to find the value of p in terms of x, so we get y is equal to beta by alpha into p into x. Again the same process, we give the constraint as equation 1, we give this situation which we have obtained from by comparing the two slopes, we give this as equation number 2. Now again we compare from equation 1 and 2. So px plus y, in place of y again I'll substitute this value beta by alpha into px is equal to m. So I can take px common out of it, px is common, so I'm left with 1 plus beta by alpha is equal to m. So this means px times alpha plus beta by alpha is equal to m. So what is x? X is alpha by alpha plus beta into m by p, and when you replace this value here in y, what do we get? Y is equal to, y is beta by alpha into px into p into alpha by alpha plus beta into m by p. So this alpha and alpha are cancelled, p and p are cancelled. I am having now y is equal to beta by alpha plus beta into m by 1. So this is the optimum value of x and this is the optimum value of y. These are the values of x and y which are optimizing the utility function subject to the given constraint, right? Now ये तो मैथमेटिक्स हो गया, हमने कैलकुलेट कर लिया. दिस थिंग हैज़ वन इकोनॉमिक इंटरप्रिटेशन जिसको आपको लिखने को बोल सकता है, कभी इंटरप्रेट करने को बोल सकता है, कभी माइक्रो में तो पढ़ेंगे, माइक्रो में तो पढ़ा है मैंने. आप यहाँ भी इसको समझिए कि इकोनॉमिक मीनिंग क्या है. देखो बेटे, बात ये है कि व्हेन वी आर सेइंग एम रिप्रेजेंट्स द नॉमिनल इनकम, नॉमिनल क्वांटिटी ऑफ मनी, नॉमिनल वैल्यू ऑफ मनी कह सकते हैं. एंड व्हेन वी डिवाइड दिस एम बाय पी, what do we get? We get real things, we get real quantities. So m by p is basically real money. It is real money. Now what is real money? Nominal money is in terms of rupees. 5 रुपए, 10 रुपए, 100 रुपए, 20 रुपए, 1000 रुपए. These are the nominal values. 1 pen, 5 pence, 100 pence. These, when we are quantifying in terms of the objects, actually we are trying to find the real value of money. So m by p represents the real value of money, means in terms of the objects which we can actually consume. Nobody consumes the money. पैसा कोई नहीं खाता है. आप रसगुल्ला खाते हैं, रसगुल्ला खरीदने के लिए पैसा चाहिए. डायरेक्ट पैसे को नहीं डाल सकते पेट के अंदर. 100 रुपये का नोट लेंगे, बाजार में जाएंगे, रसगुल्ला खरीदेंगे, खा लेंगे. आपसे कहा जाए भाई 100 रुपये का नोट ही खा लीजिए, वो तो नहीं कर सकते. So this 100 rupee, 20 rupees, this, all these things, when we are measuring in terms of the value of money, actually these are nominal values. And when we are measuring in terms of objects, quantities of objects, we are measuring in terms of real money, right?
सो एम बाई पी, मान लीजिए आपके पास 1000 रुपए हैं और एक ऑब्जेक्ट 10 रुपए का आता है, एम 1000 रुपए है, पी प्राइस है 10 रुपया, तो 1000 बाई 10 100 यूनिट्स. सो एम बाई पी रिप्रेजेंट्स द रियल क्वांटिटी, सो वी कॉल इट रियल मनी. नाउ लेट्स कम बैक हियर. सो दिस इज द रियल वैल्यू, m by p, this is the real value of quantity x. कितनी quantity x हम real terms में buy कर सकते हैं, m by p. Now what is this alpha by alpha plus beta? This represents, it is a proportion. Undoubtedly alpha is the numerator, alpha plus beta is the denominator. So alpha by alpha plus beta is a proportion. And if you look here, for y we are getting beta by alpha plus beta. And undoubtedly alpha by alpha plus beta by alpha plus beta is eventually equal to 1. Always it will be equal to 1. ठीक है. So this is the fraction which we are spending on x. This is the fraction which we are spending on x, and this is the fraction which we are spending on y. So the economic notion is that the coefficient of m by p in x value represents the proportion of money which we have spent for consumption of x. Means alpha by alpha plus beta is the proportion of money which we are spending to consume x, and beta by alpha plus beta is the proportion of money which we are spending to consume y. Now you have a question, sir, there it was m by p, so it was real value. Here it is m by 1. How could it be real? It is real because the price of y is 1. See, in the constraint, what is the constraint? P into x plus 1 into y. When there is no coefficient, there is apparently no coefficient of y, then we assume that the coefficient is 1. And whatever is the coefficient of y is nothing but the price of y. So here the price of y is 1 unit. So if we have written m by 1, so actually it is m by price of y, because price of y is 1. So when एक और term है, when price of y, when price of any object is 1, we call it numerator. जो बच्चे आगे कंपटीशन की तैयारी करना चाहते हैं, इन टर्म्स को याद रखते चलिए. कहाँ से एमसीक्यू आएगा, कब आएगा, कब नहीं है, आपका वो सर कभी तो एमसीक्यू देखा नहीं, तो कब आएगा पता थोड़ी है. सो द ऑब्जेक्ट, द कमोडिटी हुज प्राइस इज 1 यूनिट इज कंसिडर्ड एज न्यूमरेयर. ठीक है, ये कंसेप्ट है, सब इकोनॉमिक्स से कंसेप्ट है, बट बिकॉज वी आर स्टडिंग मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स, मैथमेटिकल मेथड्स फॉर इकोनॉमिक्स, so we should be familiar with all these terms, right? So when we have this kind of function, x power alpha, y power beta, we call this Cobb-Douglas unity function. This is something which is known as Cobb-Douglas utility function. ऐसा प्रोडक्शन फंक्शन भी आएगा. मैंने कहा ना आगे सोलो मॉडल या प्रोडक्शन में या माइक्रो में बहुत जगह आप इसको यूज़ करने वाले हैं, इस कंसेप्ट को बहुत जगह यूज़ करने वाले हैं. ठीक है, ये कंस्ट्रेंट है. एंड द एंड रिजल्ट, दिस एंड रिजल्ट, एज आई टोल्ड यू, दिस अल्फा बाय अल्फा प्लस बीटा इज द प्रोपोर्शन ऑफ मनी इनकम विच वी हैव स्पेंट फॉर द कंजम्पशन ऑफ गुड एक्स, एंड बीटा बाय अल्फा प्लस बीटा इज द प्रोपोर्शन ऑफ मनी इनकम विच वी हैव स्पेंट फॉर द कंजम्पशन ऑफ गुड वाई. बाकी सब तो मैकेनिकल था कि आपने ये बताना ज़रूरी था कि टॉपिक चला है तो बात वरना अधूरी रह जाती. वरना ये जो प्रोसेस है जहाँ पे आप इनको इक्वल कर रहे हैं तो मैकेनिकल प्रोसेस, पहले मैंने कंसेप्ट समझाया, ज्योमेट्रिकली समझाया, मैथमेटिकल डेरिवेशन किया, फिर लेकिन जब क्वेश्चंस पे आते हैं सर वो तो मैकेनिकल वे है, मेथड है, स्टेप्स हैं, आपको फॉलो करना, आंसर मिल जाएगा. समस्या तब आती है जब वो कुछ अप्लाइड प्रॉब्लम देता है. अगर वो ये लिख देता, अगर वो एक आपको देता यूटिलिटी फंक्शन और एक स्टेटमेंट प्रॉब्लम है, यूटिलिटी फंक्शन गिवन है और कहता है प्राइस ऑफ गुड एक्स इज 2, गुड वाई इज न्यूमरेयर. अब समझना, क्वेश्चन ने स्टेटमेंट प्रॉब्लम दी है, प्राइस ऑफ गुड एक्स इज 2, गुड वाई इज न्यूमरेयर, इनकम ऑफ कंज्यूमर इज एम, सॉल्व. अब जिसको नहीं पता कि न्यूमरेयर क्या बला है, वो क्या बोलेगा, ये आउट ऑफ कोर्स है, ये मुझे नहीं पता, ये मैं नहीं जानता, कैसे करूं, इतना मुश्किल है. मगर बात क्या है, न्यूमरेयर मतलब प्राइस ऑफ गुड वाई इज 1. सिंपल सी बात याद रखनी. ऐसे जो छोटी छोटी बातें मैं आपको बीच बीच में बताता रहता हूं, आपको बस उनको ध्यान रखना है. आपको क्या करना है कि आपको एक ऐसी डायरी बनानी है, ऐसी नोटबुक बनानी है जहां पे ये जो टर्म्स हैं
ये आपको लिख के चलनी है, बार बार इनको जब टाइम लगे रिवाइज करना है ताकि आपके दिमाग में रहें। ठीक है, ये टर्म्स जो आपको ऐसी टर्म्स हैं जो आपके पास बुक में नहीं लिखी हुई हैं, आपको नहीं पता कहाँ से आ गई, तो आप एक जगह लिख लें इनको और लिख के इनको याद रखें। ठीक है, तो एक बहुत बेसिक सा कंसेप्ट था, बहुत बेसिक सा मैंने आपके सामने अभी ये सब रखा है। इसके बाद लैग्रांज मल्टीप्लायर आएगा, वहाँ से मेन कहानी शुरू होगी। मैं फिर से आपको रिपीट करता हूँ, ये जो हमने पढ़ा कंसेप्चुअल बातें सिर्फ कंसेप्ट के लिए इंपॉर्टेंट थी। एग्जाम में आप ना एक्सपेक्ट करें कि आप इसको इस तरह से प्रेजेंट करने वाले हैं या इस तरह से आप क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। एग्जाम में हम लैग्रांज मल्टीप्लायर यूज़ करेंगे। आप बोलेंगे सर बार बार लैग्रांज मल्टीप्लायर बोल रहे हो, होता क्या है? आगे आएगा, लेक्चर्स आएंगे उसके भी, वो भी आप पढ़ेंगे। फिलहाल के लिए इतनी बात थी। होपफुली ये कहानी आप लोग समझ गए हैं। कोई अगर ऐसा कुछ है जो आपको समझ नहीं आया, कोई बात ऐसी है जो आप पूछना चाहते हैं, तो मोस्ट वेलकम है सर, डाउट क्लास में आइए, डिस्कस कीजिए हमारे साथ। और अगर आप YouTube पे आप ये वीडियो देख रहे हैं तो ऊपर भी स्लाइडर पे नंबर चल रहा है मेरा, नीचे भी यहाँ पे व्हाट्सअप नंबर लिखा है, आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, कोई बात है डिस्कस कर सकते हैं, घबराइए नहीं। कोई भी आपको कंसर्न है, कोई बात जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं, मोस्ट वेलकम, आप आइए पूछिए। ठीक है जी, राइट, ओके, थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर।